कि जी। नीतीश कुमार नाराज हैं, नीतीश कुमार ये नीति आयोग में नहीं गए, नीतीश कुमार मीटिंग से बाहर निकल गए, तब तक लालू प्रसाद का बयान नहीं आया था। वो अपने ही में संतुष्ट रहते हैं और नीतीश कुमार के नीतियों को लेकर के अगर कोई सवाल खड़ा किया जाए या कहा जाए कि नीतीश कुमार मेरी नीति पे चलिए, तो नीतीश कुमार वहीं से अपना रास्ता बदल देते हैं। कि जी। भाजपा ने जो जाल बिछाया था, उस जाल में कहीं न कहीं बड़ा गरई फँसा है बिल्कुल। और वो तेज प्रताप के रूप में अगर हाथ में आ जाता है, राजद राजद से सिंबल पे तो चुनाव नहीं नहीं लड़ लड़ता है। पाएँगे। जी, राजद से चुनाव नहीं लड़ पाएँगे, लेकिन जी। चुनाव लड़ने की सारी संभावनाएँ उनकी अभी भी जीवित हैं। तेज प्रताप यादव ने अपने बचपन से ही राजनीति को देखा है और लालू स्टाइल की राजनीति को देखा है। मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। वो जी। एकदम लालू का हाइब्रिड मॉडल जो कहा जाता है, वो है। उस बिहार में अगर नीतीश कुमार ने सर्वाइव किया है, तो उनकी क्षमता पर किसी को सवाल नहीं उठाना चाहिए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं। 7 बज रहे हैं और रातों रात बुलेटिन लेकर आपके सामने हम आ गए हैं। बाबा मौजूद है हमारे साथ। खबर भी बड़े मजेदार है। आज की लिस्ट हमारे पास जो खबरों की है, वो आपको इस बात के लिए जरूर मजबूर करेगी कि आप अपने हाथ में जो अखबार है उसे रख दीजिए और चाय की चुस्कियों के साथ इन खबरों का मजा लीजिए। ये विश्लेषण भी है और बुलेटिन भी है। एक हाइब्रिड मॉडल पर भारत लाइव काम कर रहा है। बाबा, देरी बिना किए हुए पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी। पार्टी से तेज प्रताप हुए बागी, बीजेपी या जनसुराज किस तरफ जाएंगे? बहुत सारी चर्चाएं पटना में होने लगी हैं। पार्टी परिवार दोनों से तेज प्रताप यादव को बेदखल कर दिया गया है। 24 घंटे में ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से तेज प्रताप यादव मिक्स्ड ओपिनियंस है इसको लेकर। लोग जहां एक तरफ तेज प्रताप की बड़ाई कर रहे थे अपने रिलेशनशिप को सार्वजनिक करने की वजह से, वहीं उनके परिवार ने ही उनको बेदखल कर दिया है। लेकिन हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम अब चर्चा इस बात पर करने जा रहे हैं कि किस तरफ तेज प्रताप यादव अब अगली राजनीतिक पारी अपनी लेकर बढ़ेंगे। 6 सालों के लिए अगर पार्टी से उन्हें निकाल दिया गया है, तो निश्चित ही वो किसी पद को धारण नहीं कर सकते हैं। पार्टी के फैसलों में उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। सबसे बड़ी समस्या तो अब ये हो गई बाबा, जी। तेज प्रताप यादव खुद चुनाव कैसे लड़ेंगे? जी। राजद के कैंडिडेट वो थे, उनके लिए सेफ सीट खोजी जा रही थी। फिर चर्चा हो रही थी कि वापसी उनकी होगी फिर से महुआ से अपने चुनाव पुराने लड़ेंगे। महुआ में। जी। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि तेज प्रताप यादव को जब पार्टी से निकाल दिया गया, जी। तो वो उनकी एमएलए की सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी जी। या दोबारा वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ऐसे में क्या भाजपा का रुख करेंगे, फिर से लालू राबड़ी मोर्चा चालू करेंगे, या जो चर्चा हो रही है जनसुराज की उस तरफ जाएंगे? क्या लगता है बाबू? देखिए, नमन जी, आपने सुना होगा कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता है। जी। तेज प्रताप यादव ने अपने बचपन से ही राजनीति को देखा है और लालू स्टाइल की राजनीति को देखा है। मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। वो जी। एकदम लालू का हाइब्रिड मॉडल जो कहा जाता है, वो है। जिस तरह की शैली में वो राजनीति करते हैं, लालू के स्टाइल को कॉपी करते हैं और आपने देखा होगा मंचों पे भीड़ भले ही तेजस्वी यादव के पीछे दौड़ी हो, लेकिन एक उनके बात पर, एक शब्द पर सारी भीड़ उनके तरफ मुड़ जाती है। जी। तो सिंपल सी बात है कि आपने इसमें 2-3 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल कि क्या तेज प्रताप यादव की सदस्यता समाप्त हो जाएगी? तो सदस्यता समाप्त होने का सवाल नहीं उठता है, जी। क्योंकि उन्होंने अपने से तो ऐसा किया नहीं है। जी। जी। आपको याद होगा कि पप्पू यादव 5 साल तक बिल्कुल। निष्कासित होने के बाद बिल्कुल। भी बिल्कुल। सदस्यता उनकी रही थी। जी। हाँ, एक सवाल आपका बड़ा ही मौजू है कि क्या वो चुनाव लड़ पाएँगे? राजद राजद से सिंबल पे तो चुनाव नहीं नहीं लड़ लड़ता है। पाएँगे। जी। राजद से चुनाव नहीं लड़ पाएँगे, लेकिन जी। चुनाव लड़ने की सारी संभावनाएँ उनकी अभी भी जीवित हैं। और जी। जो आपने प्रश्न किया है और आज सबसे पहला सवाल भी है कि क्या करेंगे तेज प्रताप यादव? तो तेज किस प्रताप तरफ यादव को जाते हैं? आपको याद होगा कि रेड कारपेट बिछा करके जैसे लालू प्रसाद का इंतजार किया जाता है, और थोड़ा-सा ही सही लालू प्रसाद से भी उन्होंने राजनीति सीखी है। जी। कभी-कभी जी। चुप होकर के भी बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाता है और चुप्पी जी। में अपने आप में एक सवाल खड़ा रहता है। जी। तो इस पूरे एपिसोड में आपने देखा होगा कि उनकी चुप्पी बहुत काम कर रही है। उन्होंने किसी भी जी। बात का कोई भी अभी खंडन नहीं किया है, लेकिन जब निकलेंगे, जब वो बाहर आएँगे, जब बात करना शुरू करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि किस भाषा में, किस शैली में बात करेंगे। इससे भी बिल्कुल। कोई इनकार नहीं कर सकता है। रहा सवाल कि कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे, कौन चुनाव लड़वाएगा, तो एक बात तो आप समझ सकते हैं ना कि आपने देखा होगा कई युद्ध हुए हैं और युद्ध में जब आप दूसरे खेमे का जब तक कोई फूट करके नहीं आता है, तब तक उस युद्ध को जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। निश्चित बिल्कुल। रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो जाल बिछाया था, और आपने पंचनामा में इस बात को बताया भी है कि जी। भाजपा ने जो जाल बिछाया था, उस जाल में कहीं न कहीं बड़ा गरई फँसा है।
बिल्कुल। और वो तेज प्रताप के रूप में अगर हाथ में आ जाता है तो 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण होगी। आपको याद होगा कि रामविलास पासवान के इतने बड़े एम्पायर को ध्वस्त करने के लिए क्या किया गया था? उनकी पार्टी को तोड़ा गया था। बिल्कुल। वो तो ताकत लेकिन थी। होनहार वीरवान के होत हाँ, सीखने पार। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही चीज़ जो बार-बार आप भी आपसे हम अगर आप ही से हम पूछ लें, बिहार के किसी भी व्यक्ति से पूछेगा तो वो बताएगा, लेकिन आपसे भी यदि हम पूछ लें कि क्या तेज प्रताप और तेजस्वी में कौन राजनीतिक रूप से ज़्यादा परिपक्व है या राजनीतिक शैली उसकी लोगों को पसंद आती है, तो सीधे हुँ, आपको नज़र आएगा तेज प्रताप यादव, क्योंकि सहज है, लालू की बिल्कुल। तरह मीडिया फ्रेंडली है और बेबाक तरीके से अपनी बात को रखते हैं। कल कुछ भी आपने करते हैं तो खबर बन जाती है। जी, आपने कल एक पोस्ट भी किया था। आपने कहा था जी, कि जी। इसके लिए हिम्मत चाहिए इन सब बातों को स्वीकार करने के बिल्कुल, लिए, बिल्कुल। और वो हिम्मत कहीं न कहीं लालू प्रसाद में थी और वही कहीं न कहीं तेज प्रताप में है। तो ऐसी स्थिति में उनको बुलाया तो दोनों तरफ से जा रहा है। इशारा तो आपको हमने उस समय भी बताया था कि जी, जनसुराज की तरफ से भी हो रहा है कि आवें, उनका स्वागत है। तो दूसरी जी। तरफ भारतीय जनता पार्टी तो कई बार से कोशिश कर रही है कि उनको मुख्यमंत्री, और जानते ही आप कि यादवों को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी हद तक जा सकती है। जब जी, जो जब रामकृपाल नहीं कर पाए वो तेज प्रताप कर देंगे। एक लंबी फहरिस्त है ना जी। मोहन जी, यादव को ला करके बिहार में खड़ा किया जाता है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं ना कि ये एक यादव चाहिए जो लाठी भी रखता हो, लाठी में तेल भी पिलाता हो, और ओह! जो यादव की शैली है, लालू प्रसाद ने जिस शैली और को तेजस्वी विकसित को किया है। सीधे-सीधे टक्कर दे सके। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जवाब तो एक बार तो आपको याद होगा 2019 में शून्य पर बोल्ड कर दिए थे। इस बार बिल्कुल, उनकी चुप्पी ने बिल्कुल। उनको 4 सीट लाने के लिए ला भी दिया। जी, इस बार भी अगर वो विद्रोह कर देते, उनकी बात नहीं मानी जाती या बिल्कुल, बिल्कुल। मीसा भारती को टिकट नहीं दिया जाता, तो आप समझ हाँ, सकते तो हैं कि क्या ये भी होता। सीट समाप्त होती। बिल्कुल, बिल्कुल। बाबा, हाँ, बाबा, अब अगली की तरफ खबर की तरफ बढ़ेंगे बाबा हम लोग। जी, मोदी की बैठक छोड़ पटना भागे नीतीश कुमार। ये नीतीश कुमार से उम्मीद तो रहती है इस तरह के क्रियाकलापों की, लेकिन इस बार तो रेड कारपेट बिछाकर बुलाया था भाजपा ने। ना नीति आयोग की बैठक में बैठे, ना बिहार का पक्ष रखा, मोदी जी की मन की बात सुनी जी, और आधे में ही उठकर कार्यक्रम से आ गए हैं। ये बड़ा चर्चा का विषय बन गया है बाबा, अब तो पटना भी वापस आ गए। जी। क्या लगता है बाबा, मतलब इस कार्यक्रम से कुछ एक्सपेक्ट बिहार के लोग न करें क्या? और नीतीश कुमार अगर आए हैं तो क्या ये पूर्णतः राजनीतिक फैसला के तहत हुआ है? क्योंकि बड़ा कुछ लग रहा है जैसे कि नीतीश कुमार सोच के आए हैं। जी, मुझे लगता है ना मंजी कि जो गाँव में शादियाँ होती हैं, बारात-वारात होता है, शामियाना वगैरह टाँग करके, उसमें जाने का आपको मौका कम मिला होगा। लेकिन आपने देखा ज़रूर होगा, सुना हाँ, ज़रूर दूर से होगा। देखा है मैंने जी। जी, तो वहाँ वहाँ अगर आपको नहीं भी निमंत्रण दिया जाता है ना, तो आप अपना गमछी, अपना लाठी लेकर के जाते हैं और हम्म, अपना गमछी बिछा बिछा करके आप पूरा रात भर का नाच देखते हैं। हम्म, नीतीश कुमार अपना गमछी बिछा करके नाच देखने वालों में से हैं। हम्म, जितना भी रेड कारपेट या कुछ बिछा दीजिए उनको, वो अपने ही में संतुष्ट रहते हैं। और नीतीश कुमार के नीतियों को लेकर के अगर कोई सवाल खड़ा किया जाए या कहा जाए कि नीतीश कुमार मेरी नीति पे चलिए, तो नीतीश हम्म। कुमार वहीं से अपना रास्ता बदल देते हैं। अब नीति मोदी जी का चलाया हुआ वीडियो देखने में नीतीश कुमार को इंटरेस्ट नहीं है। जी, वो जिस अपनी बड़ाई सुनना चाहते हैं, वो जिस मोदी जी की बड़ाई सुनकर बहुत खुश नहीं है। कई बार उन्होंने मीडिया से कहा है कि अरे आप लोग हम्म, तो वो सबका दिखाते हैं ना, हम लोग का कहाँ दिखाते हैं। जी, और नीतीश कुमार, आप एक बात समझिए, अरे वास्तव में 20 साल जिस आदमी ने बिहार की गद्दी पर शासन किया, और बिहार जैसे पिछड़े राज्य में, जहां आप समझिए कि हम्म, लोगों को सिर्फ हवा मिठाई खिला खिला करके बार बार चुनाव जीता जाता हो, हम्म, उस बिहार में अगर नीतीश कुमार ने सरवाइव किया है, तो उनकी क्षमता पर किसी को सवाल नहीं उठाना चाहिए। जी। बाबा, दर्शकों के जहन में एक सवाल होगा जो जी, मेरे जहन में भी कहीं ना कहीं है। क्या नीतीश कुमार की नाराजगी को या वापस आने को नाराजगी से जोड़कर और नाराजगी को राजनीतिक बड़े फैसले से जोड़कर देखा जा सकता है क्या? देखिए नमन जी, नीतीश कुमार अक्सर इस तरह की बातों का, आपको छोटा सा एक वाकया बताते हैं। जब याद होगा आपको कि वो एनडीए गठबंधन में ही थे, तब वो गए थे मिलने के लिए मनमोहन सिंह के परिवार से, आपको याद है ना? जी, जी, और वो स्थितियाँ किस तरह की क्रिएट हुई थी, ये भी बात आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। बिल्कुल। नीतीश कुमार का नहीं जाना नीति आयोग की बैठक में, ममता बनर्जी का नहीं जाना नीति आयोग की बैठक में, और कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नहीं जाना, ये क्या जी, साबित करता है? एक तरफ तो ये साबित ज़रूर करता है कि मौके का फ़ायदा उठाने के लिए दोनों तैयार थे, क्योंकि भाजपा हम्म, का अगर धुर विरोधी हम्म, अगर कोई है आज के डेट में, तो एक ममता बनर्जी हैं और दूसरे बाकी सभी लोगों ने सॉफ्ट कॉर्नर रखा है। जी, लेकिन ममता बनर्जी और कांग्रेस ने कोई कॉर्नर सॉफ्ट नहीं रखा है। और ऐसी जी, स्थिति में जब नीतीश कुमार इस तरह का विद्रोह करते हो, या नीतीश कुमार लगता हो, क्योंकि हमारे आपके पास जब इनपुट है, और भारतीय जनता पार्टी 3-3 बार इनपुट लेकर के और सर्वे करा करके देख चुकी है कि नीतीश कुमार का ग्राफ गिर रहा है, तो जी, ऐसी जी, स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का नखरा क्यों सहेगी?
जो जी सामने आपको दिखा होगा कि तस्वीर देखते देखते अब जो बोर हो गए ये बाहर बिहार निकले। की बिहार की मजबूरी नहीं, लेकिन केंद्र की मजबूरी की वजह से तो सहेगी ना बाबा भाजपा नीतीश कुमार के नखरे को। देखिए रमन जी, अब तो सब कुछ 29-30 तारीख को ही समझ में आएगा नहीं। निश्चित रूप से कल वैसे भी आपने देखिएगा कि जदयू के लोग, आप बता ही रहे थे कि जदयू के लोगों ने जी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, जी उसमें क्या क्या बातें होती हैं। अगली खबर भी हमारी वही है। जी आज जदयू करेगी बड़ी चुनावी घोषणा, क्या जी करने जा रही है जदयू बाबा? देखिए, आप बता रहे थे पंचनामा में भी आपने बात कही थी, मैं उसी बातों जी को दोहराते हुए कहूंगा कि हम्म देखिए जदयू के पास बहुत सारा अभी रास्ता नहीं है, हम्म क्योंकि जदयू को अगर एनडीए गठबंधन से बाहर होना है तो उसके लिए उसको अपना पहले तो मन मजबूत करना पड़ेगा, और ये इन हम्म बातों से नहीं हो सकता है ये, जी, और क्योंकि जिस तेजस्वी तरह का से नेतृत्व भी स्वीकार करना पड़ेगा बिल्कुल, अब तेजस्वी के साथ भी, अच्छा दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात हो गई है कि तेजस्वी खेमे में भी उथल पुथल मची हुई है, इसलिए नीतीश बिल्कुल। कुमार का बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। अपने ही हम्म घर में आग लगा हो तो आप दूसरे का थोड़े बुताने जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में जो जदयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला तो लिया है हड़बड़ी में, हालांकि हम्म इसमें बड़ी घोषणाएं होनी थी, जी लेकिन अब जो स्थितियां बनी है और जिस तरह से लालू प्रसाद ने अपने घर से, अपने परिवार से, अपनी पार्टी से बेदखल अपने बेटे को कर दिया है, वो भी हम्म बड़े बेटे को, तो निश्चित रूप से उस खेमे में भी अब असमंजस की स्थिति कुछ समय तक रहेगी, और कहीं इसलिए ऐसा तो नहीं नीतीश हुआ कि कुमार। जदयू अ, दो जो बड़े कारण मुझे नजर आ रहे हैं इस प्रेस जी कॉन्फ्रेंस के, एक कि जो नरेंद्र मोदी जी ने सारे कार्यक्रम नीतीश कुमार के दिखा दिखा कर वीडियो में और श्रेय खुद लेने की कोशिश की, जी उसका उसका श्रेय नीतीश कुमार को देने की कोशिश जदयू करे, या दूसरा कंप्लीटली एक अलग ही डायबोलिकल इसमें टर्न लेकर जी अ, हो सकता है कि जदयू तेज प्रताप यादव पर ही खुलासे करे और लालू परिवार पर ही ये दरोगा राय वाले मामले को लेकर आज सार्वजनिक करे कि यादवों के साथ कितना अन्याय लालू परिवार करता है। देखिए ना मुझे, ये इन सारी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अचानक से परिस्थितियां बदली हैं। कोई सुबह ऐसी नीतीश की नाराजगी का कोई फलसफा तो नहीं नजर आएगा ना इसमें? नहीं, नीतीश की नाराजगी नहीं, नीतीश का इतनी जल्दी तो फैसला नहीं लेंगे कम से कम। नीतीश का इमेज बिल्डिंग जरूर किया जाएगा, ये तो बात जी निश्चित रूप से दूर लग रही है कि ये बातें हो सकती हैं। हालांकि एक बात आप समझिएगा कि सुबह जो है, जब तक हम लोग ये खबर कर रहे थे कि जी नीतीश कुमार नाराज हैं, नीतीश कुमार नीति आयोग में नहीं गए, नीतीश कुमार हम्म मीटिंग से बाहर निकल गए, तब तक लालू प्रसाद का बयान नहीं आया था। जी आपको याद जी होगा कि सबसे पहले जैसे ही उनका बयान आया है, जैसे उन्होंने उनको ये सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म पे से ये बताया है कि वो अपने परिवार से और पार्टी से अलग कर रहे हैं, हम्म 2 मिनट के बाद सबसे पहला जो उसका मजमून था वो हमारे पास आ चुका था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब सीधा है कि तब तक घोषणा हो चुकी थी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जी प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस का, की जी जी। तब तक की परिस्थितियां अलग थी, तब लेकिन मतलब अब तब मामला कुछ और ही रहेगा ये जी नहीं? जी निश्चित रूप से अब उस हम्म मामले को दूसरे तरफ डाइवर्ट किया जाएगा, चलिए, और तो जो बातें होनी थी। वो तो हम लोग देखेंगे आज और जी दर्शकों को दिखाएंगे भी। जी 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 अगली खबर है बाबा, शराबबंदी पर फैसला पलटने के लिए सरकार को मजबूर कर रहे हैं सरकार के मंत्री ही। मांझी जी, संजय जायसवाल, बहुत लोगों ने अब तक नीतीश कुमार से आग्रह किया, प्रयास किया। तेजस्वी यादव भी जब सरकार में थे तब उन्होंने भी जी नीतीश कुमार के इस फैसले को पलटने की कोशिश की। अशोक चौधरी पासी समाज से आते हैं, बिहार में पासी समाज के नेता अब तेजस्वी हो गए हैं और उसका वोट राजद को जाएगा। जी इन सब से नीतीश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भाजपा कोटे के एक मंत्री सभा के दौरान ये कह रहे हैं कि शराबबंदी पर सरकार को सोचना चाहिए, फैसला पलटना चाहिए। जी क्या लगता है बाबा कि चुनावी साल है, कुछ हो सकती है संभावना क्या? नमन जी, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि जब नीतीश कुमार ने शराबबंदी पर फैसला लिया था 2016 में, तो मैं वो पहला शख्स था जो आधे शराबबंदी को स्वीकार नहीं कर पा रहा था और पूर्ण बिल्कुल, शराबबंदी की आपने मांग किया था आंदोलन मैंने। ही छेड़ दिया था पूर्ण मैंने शराबबंदी के आंदोलन लिए। छेड़ा था, और उसके बाद मैंने सारी मीडिया और सारे लोगों ने मेरे पक्ष में एक आंदोलन को जन्म दिया जी था, और जी। उसके कुछ ही घंटों के बाद ये फैसला भी आ गया था। तब जो मंत्री हुआ करते थे अब्दुल जलील जलील मस्तान। मस्तान जी, जी जी उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया था कि आप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, होगा तो पूर्णबंदी होगा। तो जी ये तो शराबबंदी को कहीं से हम उचित ठहरा नहीं सकते हैं। शराबबंदी को फिर से शराब को चालू कर देना, इसको हम उचित नहीं ठहरा सकते हैं। जी लेकिन जी। आप एक बात समझ सकते हैं, इससे राज्य को जो घाटा हो रहा है उस पर कोई चर्चा हम्म नहीं कर रहा है। हम्म प्रशांत किशोर को छोड़ करके और किसी को आपने नहीं सुना होगा कि ये चर्चा कर रहा हो कि राज्य नहीं, को इतना घाटा प्रशांत हो रहा किशोर छोड़कर बाबा कोई इस हालांकि प्रशांत किशोर भी इस शराबबंदी के दौरान नीतीश कुमार के साथ थे, है। जी लेकिन वो तो कहते हैं कि मैंने तो मना किया था, जी लेकिन बाकी किसी ने मना नहीं किया नीतीश कुमार को इस शराबबंदी पर, बाकी सब बिल्कुल तो उनके बिल्कुल साथ बिल्कुल थे, जो उनके पक्ष साथ भी विपक्ष रहते हैं दोनों। और जो उनके विपक्ष में रहते हैं।
सबको दोनों उस वोट बैंक इस पर का, चुप थे। जी जी। सबको उस वोट बैंक का, जो महिला वोट बैंक है, जो नीतीश का हिडन वोट बैंक है, उस वोट बैंक की तरफ देखते हैं। और बार बार जब भी उस वोट बैंक की तरफ देखते हैं तो उनको याद आ जाता है कि शराबबंदी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो वोट तो उनके पास आ रहा है। और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि मंत्री का अपना दर्द हो सकता है, अपना दुख हो सकता है। कई लोग इस शराब के कारोबार से जुड़े हुए भी थे, उन लोगों का भी अपना दर्द हो सकता है, क्योंकि उससे उनकी अच्छी खासी कमाई होती थी। अब वो कमाई कई सेक्टर में बट गई है, और एक अघोषित कहा जाए तो काला बाजार जो है इसका शुरू हो गया अंडरग्राउंड लिकर इंडस्ट्री। है। जी, अब इसमें इसमें वो लोग जो मैंने इज्जत के साथ शराब का धंधा करते थे, मंत्री वो जी लोग का एक और हाशिए इशारा था कि पर्यटन में भी इसमें थोड़ा समस्या हो रहा है शराब की वजह से, तो जिस पर नीतीश कुमार तो कई बार कह चुके हैं कि ऐसा पर्यटक नहीं चाहिए जो शराब पीने ही बिहार आएगा। जी बिल्कुल 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 निश्चित रूप से, इसमें कहीं दो राय बिहार नहीं है। बौद्ध की धरती है, चाणक्य की धरती है, ये सभी धर्मों के धर्म स्थल यहाँ पे हैं। जी यहाँ शराब पीने कौन आता है? गया में मोक्ष जो अपने अपने पूर्वजों को देने ले आएगा वो शराब थोड़ी पिएगा। जी जो बौद्ध भिक्षु आएंगे वो शराब थोड़ी पिएंगे। जी 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 निश्चित निश्चित रूप से बिहार में शराबबंदी करके नीतीश कुमार ने एक बड़ा रिस्क तो जरूर लिया था, और उस जी रिस्क पर, अपने वो फैसले पर वो आज भी कायम है। इसलिए जी कोई कुछ कह ले, आपको पता है कि इससे ज्यादा ताकतवर भारतीय जनता पार्टी है, उसने भी कहा था। जी। संजय जायसवाल जब अध्यक्ष हुआ करते थे प्रदेश के, तब उन्होंने ये बात कहा था। जहरीली कांड पर उन्होंने तो अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और कहा था जी कि उसके चलते ही नीतीश कुमार नाराज होकर भागे थे। बिल्कुल बिल्कुल, कई ऐसे फैक्टर थे, लेकिन जी नीतीश कुमार अपने जीत पर अड़े हुए हैं। और ये देखिए, शराब कहीं अच्छी चीज तो है नहीं, इसको भी बिल्कुल आप लेकर के बिल्कुल चल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी खबर है बस, सहनी ने भाजपा को भेजा सीटों का लिस्ट। क्या लगता है बस, सहनी किसको, ये जो बार बार सहनी बैठकें कर रहे हैं या बयान जो दे रहे हैं कि डिप्टी सीएम घोषित करो तब चुनाव लड़ने जाओ, सीटें बहुत ज्यादा डिमांड कर दी हैं, कांग्रेस और राजद के बीच भी पेश फंसा हुआ है, अब तो लालू परिवार में भी समस्याएं शुरू हो गई हैं। क्या लगता है मुकेश सहनी ओवर बार्गेन कर रहे हैं क्या, और दोनों तरफ से खेलने की कोशिश कर रहे हैं क्या? देखिए ना मुझे, मुकेश सहनी की राजनीतिक जो पिच बनाते हैं, वो उस पिच के बारे में आपको पता है कि दोनों तरफ से स्विंग करता है। जी जी। और इसको हम लोग देख चुके हैं। उनकी राजनीति जब 2018 में शुरू हुई थी, तब से लेकर के अब तक उन्होंने जो कुछ भी किया है, सभी बहुत कम समय प्रमाण। में कई बार पाला बदलना पड़ा है जी उनको। जी जी सबसे बड़ी बात यह है कि मुकेश सहनी का विकल्प, भले ही चाहे जितना भी दावा कर लिया जाए, जदयू दावा कर ले कि हमारे पास मदन सहनी है, लेकिन मदन सहनी अपनी ही समस्याओं से घिरे हुए हैं। कई बार उन्होंने मंत्रिमंडल से बाहर होने तक की बात कर दी, खुद को जी। सहनी समाज का नेता के रूप में स्थापित नहीं कर। लिमिटेशंस है, नीतीश बिल्कुल कुमार के साथ रहकर बहुत उड़ा नहीं आप जा कुछ कर सकता नहीं है। सकते हैं। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी, हरी सहनी हो या फिर राजभूषण निषाद हो। राजभूषण निषाद तो नए नए अभी कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, इसलिए उनको तो जी। अभी रैगिंग हरी सहनी तो बाकी धाकड़ नेता है, जी, पुराने नेता है। हरी सहनी को पूरी छूट नहीं मिल रही है। जी। हरी सहनी जिस तरह के नेता हैं, अगर वो उनको फुल फ्लेज में छोड़ दिया जाए, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के नेता हैं जो। ये तो कहा जा सकता है ना कि हरी सहनी को फुल फ्लेज न देकर मुकेश सहनी के लिए एक विंडो छोड़ रही है भाजपा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, ये जो आज का जो एपिसोड हुआ है, वो एपिसोड एक अलग तरह का, मैं आपने जो कहा ना कि दोनों तरफ खेलने वाली बात जो है, और दबाव की राजनीति, उसको दर्शाता है। क्योंकि जैसे ही दिलीप जायसवाल ने उनसे सवाल पूछा है, उसका जवाब उन्होंने दिया है, उस जवाब में उन्होंने पूरी लिस्ट थमा दी है। जी। उनसे पूछा गया था कि आप कितने निषादों को चुनाव लड़ाते हैं, जी। आप टिकट तो लेते हैं लेकिन उसको बेच देते हैं। इसका जवाब उन्होंने दिया कि आप इस लिस्ट को पढ़िए कि 2019 में जब मैं चुनाव लड़ा था, पहली बार चुनाव लड़ा था, मैं 2020 में चुनाव लड़ा था, 2019 के चुनाव से पहले मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। और ये आपके पास आंकड़े गलत हैं। 2019 में मैं 3 सीट पे लड़ा था, 1 सीट पे मैं खुद लड़ा था जो निषाद समाज से आता हूं, जी। और दूसरा मैंने निषाद समाज को ही दिया था। वो हम हार गए, वो अलग बात है। 2020 की भी चर्चा उन्होंने की, 11 सीट मिला था, 42% सीटें हमने दी थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं भी चुनाव लड़ा था। उसके बाद आपको याद होगा, डुमरांव से उन्होंने राजाराम चौधरी को दिया था, बिंद समाज से आते हैं। ये सारी चीजें जुड़वा करके उन्होंने, और एक आदमी का नाम उन्होंने लिया था, किसी सहनी को उन्होंने टिकट दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है नाम। तो उन्होंने कहा कि जो हमारा नॉर्म्स है, उस नॉर्म्स के हिसाब से, चूंकि हमको राजनीतिक पार्टी चलाना है, एक खास जाति को हम सारी सीटें नहीं दे सकते हैं, हमको राजनीति में बने रहना है। तो उन्होंने जो प्रमाण देकर के ये साबित किया है, और ये जवाब, अब इसका जवाब देखिए कि हरी सहनी देते हैं कि नहीं देते हैं, या फिर दिलीप जायसवाल हरी सहनी को आगे करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन जो उन पर आरोप लगता था मुकेश सहनी पर कि वो टिकटों बांटते हैं, कालाबाजारी करते हैं, बांटने के लिए टिकट लेते हैं, उसका उन्होंने जवाब दे दिया है, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आप
आंकड़ा बैठा लीजिए, आपके यहाँ एक से एक सर्वे एजेंसियां हैं और आईटी की ही मीटिंग कर रहे थे वो, तो सारा रिसर्च करके उनको दे दिया गया और उस रिसर्च का 42% कहना आप समझ सकते हैं कि वो आईटी टीम आज से ही उनकी काम करना शुरू कर चुकी है। जी। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जो माकूल जवाब दिया है दिलीप जायसवाल को, वो जवाब कहीं हर फ्रंट पर घेरना चाहते हैं। मुकेश सहनी के पास वो काबिलियत है जी, वो बहुत मेथोडिकल है और टीम को लगा दिया है उन्होंने। जी बाबा अब एक बोनस खबर दर्शकों को हम देते हैं जी, जो हर दिन का हमारा एक प्रक्रिया रहा है। आज की बोनस खबर दर्शकों ये है कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से जो बैठक हाल में की थी, मुलाकात की थी, उस पर उन्होंने मीडिया से कोई बात कही नहीं थी, जिसके कारण मीडिया ने अपने हिसाब से अपनी परसेप्शंस बना लिए थे। आज एक निजी चैनल से बात करते हुए चिराग पासवान ने उस मुलाकात से पर्दा हटाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार से मुलाकात बहुत सुखद रही, बहुत संतोषजनक रही और बहुत लाभप्रद रही। उस बैठक के दौरान जो एजेंडे थे वो पर्सनल पॉलिटिकल दोनों थे। सीटों को लेकर मतलब बात हुई है। आपका हमारा दावा बाबा बिल्कुल सही निकला। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे नीतीश कुमार जी को स्वीकार करने में कोई समस्या न थी, न है, न आगे भी रहेगी। उनका नेतृत्व स्वतः ही आता है बिहार में और हमारे गठबंधन के तहत मैं हूँ, तो मुझे उनको अपना नेता मानने में या मुख्यमंत्री मानने में कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मैं तो ये कहता रहा हूँ शुरू से कि मेरे मुख्यमंत्री। अब रही बात चिराग पासवान की, तो उन्होंने कहा कि मैं भी भविष्य में बिहार की तरफ आ रहा हूँ, बिहार मेरी कर्म भूमि है। मैंने मुख्यमंत्री जी को ये साफ कहा कि मैं बिहार में जल्दी ही एक बड़े रोल में काम करना चाहता हूँ, जिस पर मुख्यमंत्री ने बहुत खुश होकर इस मेरे फैसले की सराहना की और उसे एक तरीके से वेलकम किया। तो कहीं ना कहीं अब चिराग पासवान जब सारी बातें इस बैठक के दौरान सार्वजनिक करते हैं तो हमारा वो विश्लेषण जो हमने किया था बाबा, धारा के बिल्कुल विपरीत। बिल्कुल सब ने कहा था कि गुस्सा आ गए, नाराज हो गए, नहीं बनी बात। हमने कहा था कि बात बन गई है, एक दिन में तो ये होता नहीं है, इस खदान का उस खदान तक पहुंचाने में समय तो लगता है। और चिराग पासवान इतने हल्के भी नहीं है, वो जनादेश को कभी भी अपमान नहीं कर सकते हैं। जनता चुनती है नीतीश कुमार को, इसलिए उनको स्वीकार करने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार ने भविष्य में चिराग को स्वीकार लिया। जी निश्चित, मैं आ रहा हूँ, ये उन्होंने कहा नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार ने कहा कि बिल्कुल आइए। जी आना चाहिए आपको। ऐसे भी बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ नमन जी की जो जेपी के सेनानी थे, जेपी के जो आंदोलन के लोग थे, उनका समय अब समाप्त हो रहा है। यही चुनाव लास्ट हो सकता है। एक और बड़ी बात है कि जब वो ये कहेंगे नीतीश कुमार कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री आगे बनना चाहिए, चिराग को बिहार में आना चाहिए, लीड करना चाहिए, तो धीरे से उनका भी उसमें एक लेजेंडा निभल जाता है उनके पुत्र के लिए भी रास्ता बन जाता है। ऑटोमेटिकली वो उसमें इन कर जाते हैं। अक्सर देखते होंगे आप घर में किसी से बुजुर्ग को अगर खाने पीने का मन करता हो और देख रहे हैं कि नहीं कोई बना रहा है खाना, तो बोले बना लो भाई, बच्चों को भूख लगी होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है दर्शकों आपको रातों रात आज का भी बहुत मजेदार लगा होगा। हमने इस विश्लेषण की श्रृंखला को इसी मकसद से चालू किया है कि एक खबर देखकर 24 घंटे का पूरा राजनीतिक जो निचोड़ है वो आपको मिल जाए। बीते दिनों भी और आने वाले दिन के लिए भी आपको पूरी तरीके से तैयार करना इस रातों रात का मकसद है। आप इस खबर को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली 7 बजे आपकी मुलाकात होगी। फिर पंचनामा में तो सामने हम मिलते हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नमन जी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।